बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे, बहुत ज़्यादा कामयाब करे। दुआओं में याद रखना है बच्चों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, आपको इससे कोई नॉलेज मिलता है, तो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ठीक है, ताकि सब लोग इससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। डन हो गया। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स हम जो है वो क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो है वो जिस क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम हमारे पास है जी क्लास एव्स। क्या नाम है? क्लास एव्स। अब क्लास एव्स जो है, ये नाम सुनते ही आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि इनमें जितनी भी स्पीशीज आती हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो सब के सब क्या होंगे जी? बर्ड्स होंगे। इस क्लास में आने वाले जितने भी स्पीशीज हैं, जितने भी जानदार हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? बर्ड्स होंगे। ठीक हो गया। अब ये बर्ड्स जो हैं, इनकी कुछ जो है वो बॉडी फीचर्स के बारे में हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि इनकी जो बॉडी होती है बर्ड्स की, क्लास एव्स में आने वाले जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी स्पीशीज हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो कवर होती है। बिल्कुल उनकी सारी की सारी बॉडी कवर होती है। किसके साथ जी? फीदर्स के साथ। डन हो गया। अब ये फीदर जो हैं, जिन्होंने इस बॉडी को, इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को कवर करके रखा हुआ है, उनका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन है जी लिफ्ट एंड एडिंग इन स्टीयरिंग। ये हेल्प देते हैं बर्ड्स को बिल्कुल राइट पाथ में जो है वो मूव होने के लिए। डन हो गया। दूसरा फंक्शन हमारे पास है जी प्रिवेंट करते हैं, बर्ड्स के जो फीदर्स हैं उन्हें प्रिवेंट करते हैं, एक तो हीट से और दूसरा वाटर से। हीट और वाटर के लॉस से जो है ये फीदर्स जो इनकी बॉडी पे मौजूद हैं, इनको क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। डन हो गया। अब तीसरा फंक्शन है जी हेल्प करते हैं फ्लाइंग में। फीदर्स जो है वो फ्लाइंग में हेल्प देते हैं बर्ड्स को। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि क्लास एव्स में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है अपने जहन में बिठा लेनी है कि क्लास एव्स में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। अब वार्म ब्लडेड जो होते हैं उनको एंडोथर्मिक भी कहा जाता है। अब एंडोथर्मिक होने से क्या मुराद है? एंडोथर्मिक होने से मुराद है कि ये जो हीट ऑब्टेन करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ये जो हीट ऑब्टेन करते हैं वो सारी की सारी हीट इनकी बॉडी में जो सेलुलर प्रोसेसेस हो रहे हैं एट अ टाइम, उन सेलुलर प्रोसेसेस से जो है ये वो हीट जो है ऑब्टेन करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। डन हो गया। यानी कि ये एक्सटर्नल हीट सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करते अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, बल्कि इनमें क्या ये स्पेशलिटी मौजूद है कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, एंडोथर्मिक कहलाए जाते हैं। एंडोथर्मिक मीन्स के जितने इनके अंदर सेलुलर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस इनकी बॉडी में हो रहे होते हैं, उससे अपने इंटरनल जो है जितने भी इनके ऑर्गन्स मौजूद हैं उनमें सेलुलर प्रोसेसेस हो रहे हैं, उससे ये हीट को लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। डन हो गया। यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करते, इंटरनल सोर्सेज से ही हीट को ऑब्टेन करके क्या करते हैं कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। डन हो गया। अब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है मेंटेन तो करते हैं, मेंटेन करते हैं कि कॉन्स्टेंटली अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली जो है ये मेंटेन करते हैं। यानी कि इनका जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है
वो वेरी नहीं करता रहता बल्कि कांस्टेंट रहता है, कि कांस्टेंटली अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, इसलिए इनको जो है वो होम्योथर्म्स भी कहा जाता है। एक वर्ड आपने पढ़ा होना है हीट्रोथर्म्स और एक पढ़ा, अब हमने पढ़ा होम्योथर्म्स। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। डन हो गया, ये जहन में बात बैठा लेनी है। हीट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, और होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि ये होम्योथर्म्स हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? होम्योथर्म्स, ठीक है। अपने बॉडी टेम्परेचर को वेरी उनका बॉडी टेम्परेचर नहीं करता, चेंज नहीं होता रहता, क्या करता है जी? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रखते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को। डन हो गया, इसलिए इनको जो है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है और होम्योथर्म्स हैं, इसलिए इनको जो है वार्म ब्लडेड कहा जाता है। डन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इनका बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम क्लास एव्स में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि वो किस तरह की उनका जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहली बात स्ट्रीमलाइंड होते हैं और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रीमलाइंड होते हैं और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। पिछले लेक्चर्स अगर आप लोगों ने वो देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को ये इसके बारे में यकीनन मालूम होगा कि ऐसी शेप के जो फ्रंट से इंटीरियर साइड से पतली हो, फिर अपनी बेली वाली साइड से थोड़ी सी मोटी हो, फिर पोस्टीरियर साइड से फिर से पतली। जैसे ये एक बर्ड बना हुआ है, इसकी ये इंटीरियर साइड है जो कि पतली है, उसके बाद अपनी बेली वाली साइड से ये थोड़ा मोटा है, और फिर ये अपनी पोस्टीरियर साइड से फिर से पतला है। ऐसी जो फिजिक है, ऐसा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसे स्ट्रीमलाइन एंड स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। डन हो गया। उसके बाद जी फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। टेट्रापोड्स की हमने बात की थी कि उनके पास लिम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब लिम्स जो हैं बर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो लिम्स जो हैं, फोर लिम्स जो हैं, वो एवोल्यूट होके, जैसे एवोल्यूशन हुई बर्ड्स में वो चेंज हुए, तो क्या हुआ जी? वो फोर लिम्स मॉडिफाई हो गए इनटू विंग्स। जैसे बर्ड्स बने तो क्या हो गया? वो फोर लिम्स किस में चेंज हो गए? विंग्स बन गए उनसे। डन हो गया। आगे है जी इनकी जो बोन्स होती हैं, इन क्लास एट्स में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो लाइट होती है, उनका वेट जो होता है बिल्कुल लाइट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट होता है, वेट उनका कम होता है ड्यू टू लार्जर एयर स्पेसेस। क्योंकि इनकी जो बोन्स हैं वो लाइट वेट क्यों होती है? क्योंकि इनकी बोन्स के अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। अब एयर स्पेसेस का क्या मतलब है? उनकी बोन्स के अंदर खला मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनका वेट, उनके बोन्स का वेट जो है वो लाइट होता है। डन हो गया। अच्छा जी, अब इनके पास जो है एक लाइटर शीट मौजूद होती है जिसे बिल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बिल कहते हैं। बिल यानी कि बीक, उनकी चोंच। इनके पास जो है एक शीट मौजूद होती है जिसको बिल कहते हैं, यानी कि उनकी चोंच जो टीथ को रिप्लेस करके, जैसे कि फोर लिम्स को रिप्लेस करके मॉडिफाई होके विंग्स बने थे, इसी तरह उन ऑर्गेनिज्म में जैसे जब एवोल्यूशन हुई बर्ड्स बने तो क्या हुआ जी? उनके टीथ जो है वो चेंज होके बिल में मॉडिफाई हो गए। उनके जो टीथ है वो क्या बन गए? बर्ड्स में आके चोंच बन गई उनकी। डन हो गया। अच्छा जी, अब इनके पास जो है स्टर्नम मौजूद होती है, स्टर्नम मौजूद होती है जिसको आप चेस्ट बोन भी कह सकते हैं। डन हो गया। अब इस स्टर्नम के पास जो है वो लार्ज जो है वो एक बोन मौजूद होती है जिसको आप कहेंगे कील। क्या कहेंगे जी? कील। अब इस कील का फंक्शन क्या है पहले ये देख लें। इसका फंक्शन क्या है? कील जो है, जितने भी फ्लाइट मसल्स होते हैं वो इस कील के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक हो गया। बर्ड्स के अंदर क्लास एव्स में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक जो है वो स्टर्नम मौजूद होती है जिसके पास एक लार्ज बोन मौजूद है जिसको कील कहेंगे हम। वो कील जो है उसका फंक्शन क्या है? उस कील के साथ जितने भी फ्लाइट मसल्स होते हैं बर्ड्स के, उसके साथ अटैच्ड होते हैं। अब आपको ये समझाने के लिए एक डायग्राम दिखाने लगी हूँ। ये सपोज करें कि जी हमारे पास एक फ्लाइट मसल्स हैं,
ठीक है, और ये कील है, क्या है ये कील है, ठीक है, जिसके साथ ये फ्लाइट मसल्स अटैच है। इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है इनकी चेस्ट वाली जगह पर, यानी कि इनकी इस जगह पर जो है ये कील जो है इधर मौजूद है, ये वाली बोन इधर मौजूद है, और इसके साथ जो है जितने भी फ्लाइट मसल्स हैं वो इसके साथ अटैच्ड हैं। इसके जो क्या है जी, ये फ्लाइट मसल्स इसके साथ अटैच्ड हैं। डन हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइवर्टिकुलम ऑफ द इसोफेगस इज कॉल्ड क्रोप, और इसोफेगस के नेक्स्ट एक एरा आता है डाइवर्टिकुलम एरा, जिसे आप कहेंगे जी वो क्रोप होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो क्लास एव्स में आने वाले जो बर्ड्स हैं, क्लास एव्स में आने वाले जो जितनी भी स्पीशीज हैं, उनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दो चीजें उसमें मौजूद होती हैं, एक तो है जी क्रोप और दूसरा है गिजर्ड। अब क्रोप जो है इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है कि ये बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑफ फूड को जो है अपने अंदर रखने की सलाहियत रखता है, अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। अब इसने तो क्रोप ने तो क्या करना है जी, उसको स्टोर करना है। अब नेक्स्ट जो है एक रीजन आता है क्रोप के आगे एक रीजन आता है स्टमक, जिसको आप जी गिजर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, गिजर्ड कहेंगे। अब गिजर्ड का क्या काम है, क्रोप में जो है वो फूड जो हमने बर्ड्स ने जो है वो इंजेस्ट की, उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद उनके आगे एक जो है वो स्टमक रीजन आता है, जिसको आप गिजर्ड बोलेंगे। अब गिजर्ड का काम क्या है, उसके पास मस्कुलर वॉल्स मौजूद होती हैं। गिजर्ड के पास क्या मौजूद होती है, मस्कुलर वॉल्स मौजूद होती हैं, जो काम क्या करती हैं जी, फूड को क्रश करने का, फूड को क्या करने का, क्रश करने का काम करती। सपोज करें कि ये हमारे पास ओइसोफेगस है, ठीक है, खुराक एंटर हुई, ये ओइसोफेगस है, ठीक है, खुराक एंटर हुई, यहां पे आके जी हमारे पास क्रोप मौजूद है। क्या मौजूद है, क्रोप मौजूद है। ये क्या है, क्रोप, ठीक है। क्रोप का हमने फंक्शन क्या पढ़ा, वहां पे क्या होता है जी, फूड जो है वो स्टोर होती है, स्टोरेज स्ट्रक्चर है। ये फूड यहाँ पे क्या हुई, स्टोर हो गई, फूड यहां से जो है वो एंटर हुई, यहाँ पे जो है वो स्टोर हो गई है, अब स्टोर हो गई। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक ऐसा एरा आता है, एक ऐसा इसके आगे एरा आता है, जिसको आप बोलेंगे जी वो क्या है, गिजर्ड। क्या है वो, गिजर्ड। अब वो कहते हैं इसकी गिजर्ड की जो वॉल्स होती हैं, वो मस्कुलर होती हैं। क्या होती हैं, मस्कुलर वॉल्स होती हैं। वो क्या करती हैं, जितना भी फूड यहाँ पे क्रोप में मौजूद है, स्टोर हुआ है, ये क्या करता है, ये नेक्स्ट गिजर्ड में मूव करता है, और गिजर्ड जो है इस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्राइंड कर देती है। गिजर्ड का मतलब क्या है, गिजर्ड का काम क्या है, वो फूड को ग्राइंड कर देती है, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉलर में जो है वो चेंज कर देती है, ठीक है। फिर जो है ये फूड जो है जैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज होता है, तो बॉडी के जितने भी बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि फिर इंटेस्टाइन में जो है वो नेक्स्ट जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो है वो मूव कर जाता है। डन हो गया। अच्छा जी, ये था डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको जो है वो मैंने बनाया। अब अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें कि क्लास एव्स में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, तो इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है। कितना चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है। 2 आर्टरिया होते हैं जिसमें, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। डन हो गया, यानी कि इनमें कंप्लीट सेपरेशन पाई जाती है, वेंट्रिकल्स अलग और आर्टरिया अलग, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छे से जो है वो रन कर रहा होता है, अलग अलग से सेपरेशन कंप्लीट होती है इनमें। ओके हो गया। अच्छा जी, अगर नेक्स्ट हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें, क्लास एव्स में आने वाले जो बर्ड्स हैं उनके नर्वस सिस्टम की बात करें, तो वो हाईली
हाईली डिवेल्प्ड होता है। इनका नर्वस सिस्टम क्या होता है जी? हाईली डिवेल्प्ड होता है। नर्वस सिस्टम के पास विजन की सलाहियत पूरी मौजूद होती है और चीजों को हेयर करने की, सुनने की सलाहियत जो है वो भरपूर होती है, पूरी होती है, मौजूद होती है। डन हो गया। अच्छा, अगर अब इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, क्लास 8 में आने वाले जो बर्ड्स हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात जी, इनके जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो नोस्ट्रिल्स के जरिए से एयर जो है वो एंटर होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो नोस्ट्रिल्स के जरिए से जो गैसेस हैं, जो ऑक्सीजन है वो एंटर होती है। उसके बाद जी वो फेरिंक्स में जाती है, फेरिंक्स के बाद ट्रेकिया में और देन ब्रोंकाइल्स। देन हो गया। अच्छा जी, इनके अंदर जो है एक ऑर्गन मौजूद होता है जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। वो ऑर्गन को, उनका नाम क्या है? सेरिंग्स। ये आपने बात याद रखनी है कि इनके अंदर जो है एक ऑर्गन मौजूद है जिसको आप वॉइस बॉक्स कहेंगे, जिसके जरिए ये अपनी आवाज प्रोड्यूस करते हैं। उस ऑर्गन को क्या कहना है? सेरिंग्स। डन। अच्छा जी, जो कि ट्रेकिया के एंड पे मौजूद होता है, ट्रेकिया जहां पे खत्म होती है वहां पर ये सेरिंग्स क्या है? मौजूद होता है। डन। अब लंग्स जो है, लंग्स के पास एयर सैक्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? एयर सैक्स मौजूद होते हैं फॉर ब्रीदिंग, यानी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए, ब्रीदिंग के लिए इनके पास एयर सैक्स मौजूद होते हैं जो लंग्स के साथ अटैच होते हैं। डन हो गया। अब एयर सैक्स जो है वो कहते हैं कनेक्ट टू लंग्स थ्रू स्मॉल एयर ट्यूब्स। अब जो एयर सैक्स हैं वो लंग्स के साथ छोटे छोटे ट्यूब्स के जरिए से अटैच होते हैं। किनके जरिए? स्मॉलर एयर ट्यूब्स के जरिए से अटैच होते हैं, जिन ट्यूब्स को हम कहते हैं जी पैराब्रोंकाई। क्या कहते हैं? पैराब्रोंकाई। ठीक है। लंग्स के पास जो है वो एयर सैक्स मौजूद होते हैं। ठीक है। और वो एयर सैक्स आपस में जो है वो लंग्स के साथ अटैच्ड कैसे हैं? छोटी छोटी ट्यूब्स के जरिए। उन ट्यूब्स को क्या कहते हैं हम? पैराब्रोंकाई। डन। अच्छा जी, अगर मैं इसकी थोड़ी सी डायग्राम देख लें ताकि आपको थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए। ये आप देख सकते हैं, डायग्राम हमारे पास है। डायग्राम में सबसे पहले जी नोस्ट्रिल्स हैं जिसके जरिए से गैस ने एंटर होना है। ये क्या है? नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स से आगे हमने क्या कहा था? फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स वाला ये रीजन है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद ये ट्रेकिया है। क्या है ये? ट्रेकिया है। ट्रेकिया के एंड पे हमने क्या कहा था? ट्रेकिया के एंड पे हमने क्या कहा था? क्या मौजूद है? एक वॉइस बॉक्स मौजूद है, एक ऑर्गन मौजूद है जिसको सेरिंग्स कहते हैं। वो ट्रेकिया के एंड पे मौजूद है। ट्रेकिया के एंड पे ये जो है ये क्या है? सेरिंग्स, जिसको हमने वॉइस बॉक्स का नाम दिया। डन। अच्छा जी, अब इनके पास एयर सैक्स मौजूद होते हैं। एक ये एयर सैक है एंटीरियर साइड पे और एक होता है जी पोस्टीरियर साइड पे। ये दोनों एयर सैक्स हैं और ये अटैच किसके साथ है? अटैच किसके साथ है? ये क्या है हमारे पास? लंग्स। लंग्स के साथ ये अटैच है। डन हो गया। इनका काम क्या है जी? ये ब्रीदिंग में हेल्प देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती है इनकी लोकोमोशन। अब क्लास 8 में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दो तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं। वो दो तरह से जो है लोकोमोट करते हैं, लोकोमोशन उनकी होती है। वो दो ग्रुप्स कौन कौन से? एक ग्रुप तो हमारे पास है फ्लाइंग बर्ड्स का और सेकंड है हमारे पास रनिंग बर्ड्स। कुछ जो है वो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो रनिंग बर्ड्स होते हैं। अब फ्लाइंग बर्ड्स ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके पास पावर होती है। जिनके पास क्या होती है? पावर होती है फ्लाइट की, उड़ने की। जिनके पास पावर होती है वो बर्ड्स का ग्रुप क्या कहलाता है? फ्लाइंग बर्ड्स। और वो वाले बर्ड्स रनिंग बर्ड्स कहलाते हैं जो अपनी पावर ऑफ फ्लाइट को जो है वो लॉस्ट कर चुके हैं, जो खो चुके हैं, जिनके पास पावर नहीं है उड़ने की, वो क्या कहलाएंगे? रनिंग बर्ड्स। अब जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनके पास, उनकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास पिजन, पैरट, क्रो मौजूद है। ठीक है। और अगर हम बात करें रनिंग बर्ड्स की तो हमारे पास ऑस्ट्रिच, कीवी और कैसोवरी मौजूद है। ये जो है एग्जांपल्स मैंने 2-3 लिखी है। आपकी बुक पे जो है वो मजीद एग्जांपल्स भी लिखी हुई है, आप लोगों ने वो भी रीड करनी है और वो राइट भी करनी है। डन हो गया।
अच्छा जी, लास्ट में हमारे पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन का, कि क्लास एट्स में आने वाले जो स्पीशीज हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो क्लास एट्स में जो है हमने बात की थी सारे के सारे बर्ड्स आते हैं। तो बर्ड्स जो होते हैं वो एमनियोटिक एग्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एमनियोटिक एग्स को ले करते हैं, एग्स देते हैं वो, ठीक है। अब एग्स के पास दो तरह के पोर्शन होते हैं, एक क्या होती है योक और दूसरा क्या है एल्ब्यूमेन। जितना भी वो जो है येलोइश पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं योक, और बाकी जितना भी व्हाइट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं एल्ब्यूमेन। इनके पास जो है वो एमनियोटिक एग्स ले करने की एबिलिटी होती है, इसलिए इनके पास जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होती है इंटरनल होती है, यानी कि जो एग और स्पर्म है वो फीमेल बर्ड की बॉडी में फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो बॉडी से बाहर होती है, एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, फीमेल बर्ड के अंदर जो है वो स्पर्म और एग मिलते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन जब डेवलपमेंट होनी होती है तो एग जो है वो बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। तो यानी कि डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है एक्सटर्नल होती है। डन हो गया। अब ये जो एमनियोटिक एग्स हैं उनके पास लेदरी शेल्स मौजूद होते हैं, ये भी हम पीछे पढ़ के भी आए, एक दफा फिर से रिपीट कर रहे हैं कि उनके पास लेदरी शेल मौजूद होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। डन। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग लेइंग होते हैं। ये तो पहले ही हम बात कर चुके कि एमनियोटिक एग ले करते हैं, इसलिए इनको ओविपेरस भी कहा जाता है। डन हो गया। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड करना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से जो है वो समझना है। कोई ऐसी टर्म बच्चों, कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को समझ नहीं आया लेक्चर में, वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे, दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।